वीर नित्यंतन अपने नाग रूप में नागलोक के नाग दरबार में पहुंचता है और नागराज विक्रम और रानी नंदिनी बैठे होते हैं। उनके सामने आते ही वीर उनसे बोलता है, नागराज, अनर्थ हो गया। वृंदा वृंदा एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। क्या? ये क्या कह रहे हो नित्यंत? हमारी पुत्री तो पृथ्वीलोक गई है भगवान शिव की द्वारा कही वाणी को सिद्ध करने। नागराज, इस बार एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है जिसमें आप, मैं, वृंदा सब फंस चुके हैं। वृंदा ने जिसे धरती लोक में अपने पति के रूप में चुना है वो कोई बहुत बुरा इंसान है। मुझे नहीं पता कि वो राक्षस है या क्या है, लेकिन इतना पता है कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत वृंदा को फंसाया गया है। तुम ये सब क्या कह रहे हो नित्यंत? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विस्तार से बताओ, हुआ क्या है और ये सब तुम्हें कैसे पता चला? माफ करना नागराज, लेकिन मैं बिना किसी की आज्ञा के पृथ्वी लोक गया था वृंदा के पीछे, ताकि उसको किसी भी मुसीबत से बचा सकूं। आखिर बचपन की दोस्त है वो मेरी, इसीलिए। लेकिन वहाँ जो हुआ वो... नित्यंत ने जो सर्वेश के मुंह से सुना था सब कुछ नागराज को बता देता है और साथ ही उसके वृंदा के सामने झूठे रूप का भी खुलासा करता है। ये सब सुनकर नागराज थोड़ा घबरा जाते हैं और बोलते हैं, ये जरूर कोई बड़ी साजिश है। कहीं ये किसी राक्षस का तो काम नहीं। हमें जल्द ही पता लगाना होगा। नित्यंत की बातें सुनकर नागराज जादुई गोले पर सब कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो उनको इसके पीछे की एक बहुत बड़ी सच्चाई का पता चलता है। ये देखकर वो हैरान होकर कहते हैं, इतना बड़ा धोखा, वो भी हमारी मौजूदगी में। हमने इसकी जांच पहले क्यों नहीं की? हे भोलेनाथ, ये हमने क्या किया? अपनी ही पुत्री को बर्बादी की राह पर भेज दिया। नित्यंत, जल्दी हमें वृंदा के पास ले चलो। आखिर आपने क्या देखा नागराज जादुई गोले पर? बताइए। बताने का समय नहीं है नित्यंत, अभी के अभी ही तुम हमें वृंदा के पास ले चलो। ठीक है, चलिए। नित्यंत नागराज और नागरानी को लेकर पृथ्वी लोक आता है और वो तीनों अपने इंसानी रूप में वृंदा के घर के अंदर आते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ वृंदा नहीं है। ये देखकर वीर बना नित्यंत कहता है, नागराज, कुछ देर पहले वृंदा यहीं थी। जरूर वो सर्वेश ही उसको अपने साथ ले गया होगा। हमें उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। लेकिन हम धरती लोक पर वृंदा का पता तब तक नहीं लगा सकते जब तक वो अपने नागिन रूप में न आए। नागराज वृंदा की चिंता में बेहद परेशान थे, तो वहीं सर्वेश को ये पता चल चुका था कि नागराज पृथ्वी लोक आ चुके हैं। इसीलिए वो पहले ही वृंदा को अपने घर ले आया था, जहाँ घायल वृंदा बिस्तर पर पड़ी थी और उसके बगल में बैठा सर्वेश उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर कहता है, वृंदा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि वृंदा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? सच में? मेरा मतलब प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन शादी जैसे बड़े फैसले के लिए मुझे मेरे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी और तुम्हें एक सच्चाई भी बतानी है। कैसी सच्चाई वृंदा? यही कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन हूँ। इतना बोलकर वृंदा बिस्तर से उठकर अपने नागिन रूप में आती है और ये देखकर सर्वेश बोलता है, ये क्या? इसके नागिन रूप में आ जाने से इसके पागल बाप को पता चल जाएगा कि ये आखिर है कहाँ। अरे 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 वृंदा, ये क्या? प्लीज वापस आओ अपने इंसानी रूप में। प्लीज वृंदा, जल्दी। वृंदा अपने इंसानी रूप में आ जाती है और उसके तुरंत बाद सर्वेश उसे गले से लगा कर कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नागिन हो या इंसान। मुझे तुमसे प्यार है और मुझे तुम्ही से शादी करनी है। और ये नागिन रूप में मत आया करो मेरे सामने। मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। बचपन से ये मेरे सपनों में बहुत दिखाई देते हैं मुझे। वो इसीलिए क्योंकि शायद तुम एक इच्छाधारी नाग ही हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ शायद नागराज बनने के बाद मिले। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या? फिर कोई राक्षस मुझे नहीं मार पाएगा? मैं उनका मुकाबला खुद कर सकूंगा। हाँ, सही कहा। ठीक है, चलो मेरे साथ। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। इससे पहले कि वो नागराज यहाँ आए, मैं वृंदा को कहीं और ले जाता हूँ। सर्वेश वृंदा को अपने घर से भी गाड़ी में बैठाकर ले जाता है, तो वहीं जादुई गोले पर नागिन रूप में वृंदा की छवि देखते ही नागराज, नागरानी और वीर समेत सर्वेश के उसी कमरे में सब लोग आते हैं जहाँ कुछ देर पहले वृंदा थी। लेकिन वृंदा को वहाँ ना पाकर नागराज विक्रम बोलते हैं, ये सर्वेश हमारे साथ लुका छुपी खेल खेल रहा है।
वृंदा को हमसे दूर ले जा रहा है, लेकिन ये जानता नहीं है कि हम नागलोक के नागराज हैं। हमारी पुत्री को एक खरोंच भी आई तो सर्वनाश ला देंगे। चलो यहाँ से, घर के दूसरे हिस्सों में देखो, कहीं यहीं तो नहीं छुपाया वृंदा को। तीनों मिलकर सर्वेश के घर को अच्छे से छान मारते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। तो वहीं सर्वेश एक पॉलिटिकल पार्टी में वृंदा को लेकर आता है और अपने पिता वीरेंद्र से मिलवाते हुए कहता है, पापा, ये वृंदा है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये है कौन? माँ बाप कौन है? किसी बड़े घर की है या फिर नहीं? नहीं पापा, ये एक साधारण सी लड़की है, आम सी लड़की जिसने आपके बिगड़े हुए बेटे को सुधारा है। अरे वाह, तो ये है वो जिसकी वजह से आजकल तुम्हारी शिकायतें कम आने लगी है। वैसे मुझे तो ये पसंद है, और तुम तो जानते हो बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। एक काम करता हूँ, इस बात की घोषणा मैं यहाँ सभी पार्टी मेंबर्स के सामने कर देता हूँ। वो क्या है ना, इससे मुझे इलेक्शन में भी थोड़ी मदद मिलेगी। इतना बोलकर वीरेंद्र अपने बेटे की शादी एक साधारण लड़की से करवाने की अनाउंसमेंट सबके सामने कर देता है। ये देखकर वृंदा मन ही मन कहती है, ये सब इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है? सर्वेश ने अपने माता पिता से मिलवा दिया और शादी की घोषणा भी कर दी, लेकिन मैंने तो पिताजी को संदेश ही नहीं भेजा। उनकी आज्ञा के बिना मैं विवाह नहीं कर सकती। एक तरफ वृंदा सर्वेश के इतने जल्दबाजी के फैसले से हैरान थी, तो दूसरी तरफ उसी पार्टी में मौजूद शुमोना ये सब देखकर हैरानी से खुद से कहती है, ये दरिंदा इस लड़की से शादी करने जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। लेकिन इस शादी को रोकने से पहले मुझे इस लड़की की सच्चाई पता लगानी पड़ेगी। आखिर इसके माँ बाप कौन हैं? शुमोना सर्वेश और वृंदा की शादी को रुकवाना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ नागराज, नागरानी और वीर को जब सर्वेश के घर से कुछ नहीं मिला, तो वो घर से बाहर आते हैं, जहाँ का नजारा देखकर वो हैरान हो जाते हैं। घर के बाहर 3 राक्षस नागराज, वीर और नागरानी को घेर लेते हैं, जिनमें से एक राक्षस नागराज को कहता है, अपनी बेटी की तलाश में आए हो नागराज, लेकिन अफसोस वो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगी। हमारे मकसद को पूरा होने से पहले कोई उसके रास्ते में नहीं आ सकता, इसलिए अब तुम तीनों को मरना होगा। तुम जानते भी हो किसके सामने ये सब बोल रहे हो? नागलोक के राजा नागराज के सामने। इनके एक वार से तुम भस्म हो जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें इन तक पहुंचने से पहले मेरे वार का सामना करना होगा। वीर इतना बोलकर अपने हाथों के वार से उस राक्षस पर वार करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो राक्षस वीर पर एक भयंकर वार कर देता है, जिससे वीर दूर जाकर गिरता है। ये देखकर नागराज विक्रम बोलते हैं, नित्यांत, तुम राक्षसों की इतनी हिम्मत कि नागलोक के नाग पर हमला किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुमको क्या लगता है, जिस वृंदा को तुम कमजोर समझकर षड्यंत्र में फंसा रहे हो, तुम उसे आसानी से हरा दोगे? अरे वो हमारी पुत्री है, सर्वशक्तिशाली नागिन है वो। उसको जैसे ही तुम्हारे साजिश के बारे में पता चलेगा, वो तुम सबका नामो निशान खत्म कर देगी। हमारा नामो निशान बाद में खत्म करने की सोचना, नागरानी नंदिनी, पहले अपने अस्तित्व को बचाओ, क्योंकि ये सच्चाई बताने के लिए हम तुम्हें वृंदा तक पहुंचने ही नहीं देंगे। इतना बोलकर वो राक्षस नागराज और नागरानी नंदिनी पर वार करते हैं। बदले में नागराज और रानी नंदिनी भी उनका डटकर मुकाबला करती है, लेकिन अपनी जीत निश्चित ना देखने पर राक्षस पीठ पर वार करने वाली अपनी तरकीब को अपनाते हैं और 2 राक्षस नागराज और नागरानी के आमने सामने का युद्ध करके तीसरे को पीछे से वार करने की कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो तीसरा राक्षस उन पर वार करने वाला होता है, एक अनजाना प्रहार उसको काफी दूर फेंक देता है। ये नजारा देखकर नागराज और नागरानी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये किसने किया? आखिर किसने किया है ये वार, और इस कहानी का आखिर क्या अंत होगा? जानने के लिए बने रहिए नागकन्या के अगले भाग के साथ। और याद रहे, हमें आपके विचार कमेंट्स के द्वारा मिलते रहने चाहिए। ये किसने किया? दोनों ही इधर उधर देखने लगते हैं कि वार किसने किया।
तभी उनके सामने एक बेहद ही विशाल नागिन अपने सांप रूप में उनके पास रेंगती हुई आती है। ये देखकर नागराज विक्रम बोलते हैं, कौन हो तुम? अपने असली रूप में आओ, क्योंकि तुम हमारी पुत्री वृंदा तो नहीं हो। बताओ कौन हो तुम? नागराज, ना जाने क्यों इसे देखकर लग रहा है कि जैसे ये कोई अपनी हो। कौन हो तुम? कृपया करके अपने अर्ध नागिन रूप में आओ। नंदिनी के आग्रह करने पर वो नागिन अपने सांप रूप से अर्ध नागिन रूप में आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बड़े ही प्यार भरी निगाहों से विक्रम और नंदिनी की तरफ देख रही होती है। उसको देखकर नंदिनी भी रोने लगती है और रोते हुए नागराज विक्रम से कहती है, ये नहीं हो सकता नागराज, ये नहीं हो सकता। आप जानते हैं ये कौन है? कौन है ये नागरानी? हम इसे पहचान नहीं पा रहे। नागराज, ये हमारी पुत्री नैनतारा है, हमारी बड़ी पुत्री नैनतारा, वृद्धा की बहन, जिसे हमने 12 वर्ष की आयु में खोया था। क्या? नैनतारा हमारी पुत्री? हाँ पिताजी, हाँ, मैं नैनतारा हूँ, आपकी वही पुत्री जो आपसे विद्रोह करके 12 वर्ष की आयु में नागलोक छोड़ गई थी, लेकिन उसकी सजा मुझे बहुत बड़ी मिली। क्या हुआ मेरी पुत्री? पहले तू अपनी माँ के गले लगाकर, ना जाने कितनी रातें मैंने तेरी याद में निकाली हैं। शुमोना अपने इंसानी रूप में आकर अपनी माँ और नागराज विक्रम के गले लगकर उनका आशीर्वाद लेती है, तो दूसरी तरफ सर्वेश, जो अपनी और वृंदा की शादी का ऐलान सरेआम अपने पिता से करवा चुका था, वृंदा का हाथ पकड़कर कहता है, जरूर वो नागराज और नागरानी भाग गए हैं। इससे पहले वो वृंदा को ढूंढकर सच बताए, मुझे अपने काम को अंजाम देना होगा। वृंदा, चलो हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल मुझे सपना आया था जिसमें भगवान शिव ने मुझे कहा था कि अगर 24 घंटे में तुम्हारा और मेरा विवाह नहीं हुआ तो मुझे नाग योनि कभी प्राप्त नहीं होगी। और तुम्हें तो पता है, अगर हमारा विवाह नहीं हुआ तो नागलोक को उसका भावी राजा कैसे मिलेगा जो उसकी रक्षा करेगा। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? ये बातें तो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। मेरे पास भी कुछ शक्तियाँ आ रही है वृंदा, नाग होने की, उसी से ये चीजें मेरे सामने साफ हो रही है। बाकी सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अभी चलो चलो यहाँ से। अब कहाँ पर? और सर्वेश, मैं बिना अपने माता पिता की आज्ञा के तुमसे विवाह नहीं कर सकती। लेकिन अगर नागराज और नागरानी जिंदा ही नहीं बचे तो किसकी आज्ञा लोगी? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ है उन्हें? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन जल्दी ही अगर हमने विवाह नहीं किया तो बहुत कुछ हो जाएगा। अभी चलो यहाँ से, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। सर्वेश अपनी उलझी बातों के जाल में वृंदा को फंसाकर वहाँ से लेकर शहर के एक कोने में बसे सुनसान से खंडर में ले जाता है, जहाँ वो कुछ मंत्रों द्वारा उस खंडर को लोगों की नजरों से अदृश्य करके उसमें वृंदा के साथ बैठकर एक यज्ञ करने लगता है। तो वहीं अपनी पहली पुत्री नैनतारा उर्फ शुमोना से मिलकर नागरानी नंदिनी उससे कहती है, पुत्री, आखिर इतने वर्षों तक तुम कहाँ थी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम्हारे होने का कोई अस्तित्व नहीं मिला। आखिर क्यों? माँ, ये बात उस समय की है जब मैं 12 वर्ष की आयु में पिताजी से नाराज होकर पृथ्वीलोक आ गई थी। नैनतारा नागलोक से प्रस्थान करके पहली बार धरतीलोक आई थी। कहने को वो एक नागिन थी, लेकिन बालावस्था के कारण उसके पास अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं था, जिस वजह से वो धरतीलोक के एक जंगल में अपने इंसानी रूप में भटकते हुए सड़क किनारे आई और बोली, मैं पिताजी से झगड़ा करके आ तो गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे रहूँगी, कहाँ जाऊँगी? वैसे कई बार मैंने माँ के मुँह से सुना है कि पृथ्वी वाले अच्छे होते हैं, तो कोई ना कोई तो मेरी मदद के लिए मुझे यहाँ मिल ही जाएगा। नैनतारा सड़क किनारे चलने लगी, जहाँ उसको कुछ दूर चलकर सड़क से जंगल के अंदर को एक रोशनी सी दिखी। वो वापस जंगल में उस रोशनी के पीछे गई। उसको वहाँ एक कैंप लगाए 3 लड़के ड्रिंक करते दिखे, जिनकी उम्र लगभग 15-16 साल थी। नैनतारा उनके पास जाकर बोलती है, आप लोग कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? इतनी रात को एक लड़की को जंगल में अकेले देखकर उनमें से एक सर्वेश नाम का लड़का कहता है, ये जंगल है और हम यहाँ जंगल में मंगल कर रहे हैं। तुम बताओ, तुम्हारे माँ बाप नहीं है जो तुम इतनी रात को इस जंगल में भटक रही हो? मैं अपने पिताजी से लड़ाई करके यहाँ आई हूँ। अच्छा, ये आप सब क्या पी रहे हैं? वो क्या है ना, मुझे भी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने या पीने को दे सकते हैं आप मुझे? उस लड़की को ऊपर से नीचे तक घूरने के बाद सर्वेश अपने 2 दोस्तों
कुलदीप और मयंक को धीरे से बोलता है। क्या बोलते हो, दे दूं इसको पीने को? हाँ भाई दे दे, इसको पीने को दे दे और हमें खाने को मिल जाएगा। इतना बोलकर सर्वेश अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से हाथों में ड्रिंक की बोतल लेकर नैनतारा के पास आता है और उसको ड्रिंक पिलाने लगता है। लेकिन उसकी बदबू सूंघकर नैनतारा उसको खुद से दूर करते हुए कहती है, छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से, और तुम में से भी। मुझे नहीं पीना, मैं जा रही हूँ। नैनतारा के इतना बोलते ही सर्वेश उसको पकड़ लेता है और बोलता है, ऐसे कैसे जा रही हो? हमारे हाथ आया शिकार हम छोड़ते नहीं हैं। ये लो पियो इसे। सर्वेश नैनतारा को जबरदस्ती ड्रिंक पिला देता है, जिसके बाद वो नशे में झूमने लगती है और उसका फायदा उठाकर सर्वेश और उसके दोनों दोस्त नैनतारा के साथ जबरदस्ती करते हैं। कुछ देर में जब वो लोग उसको ऐसे ही बुरी हालत में छोड़कर जाने लगते हैं, तो नैनतारा अपनी दर्द भरी आवाज में कहती है, तुम जानते नहीं हो तुमने किसके साथ बुरा किया है। इसका बदला तुम्हें तुम्हारी मौत देकर चुकाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक चलो यहाँ से। कहीं इसने सच में किसी को बता दिया तो? कुछ नहीं होगा, मैं भी कोई आम इंसान नहीं हूँ। मेरा बाप पॉलिटिक्स में है, बड़े से बड़े इल्जाम से मुझे बचा लेगा। और वैसे भी इसे क्या पता मैं कौन हूँ, इसलिए चलो यहाँ से। सर्वेश और उसके दोस्त नैनतारा के साथ दुष्कर्म करके उसको उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। उन तीनों ने मुझ 12 साल की बच्ची को पूरा तोड़ के रख दिया। उस दिन के बाद से मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आप लोगों के सामने भी आऊं। लगभग 2 दिन उसी जंगल में पड़ी रही। सर्वेश के बाप ने अपने गुंडे भेजे मुझे मारने को, लेकिन मैं अपने सांप रूप में वहीं छिपी रही। उसके बाद मैंने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए 10 साल आप सभी की नजरों से छुपकर शिव की तपस्या की, जिससे मुझे शक्तियाँ मिली और ये नया रूप भी, जिसका इस्तेमाल करके मैंने सर्वेश की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। लेकिन क्या मेरी पुत्री? मैं जब भी उसको मारने का सोचती तो ना जाने कौन सी शक्ति मुझे रोक देती। ऐसा लगता है कि वो इंसान है ही नहीं। उसके तोड़ के लिए मैंने और तपस्या की, और जब वापस आई तो सर्वेश के साथ एक और नई लड़की को देखा, वृंदा। मेरी बेटी, तेरे साथ इतना कुछ हुआ और तूने हमको भनक भी नहीं लगने दी। तू नहीं जानती, जिस लड़की को तूने उस सर्वेश के साथ देखा वो तेरी ही छोटी बहन है वृंदा। क्या? मेरी बहन वृंदा? मेरी छोटी जो मेरे रहते 8 साल की थी, वो अब इतनी बड़ी हो गई है। जब ही मुझे उसको देखकर एक अपनेपन का एहसास हुआ। लेकिन वो तुम्हें भूल चुकी है, क्योंकि तुम्हारे नागलोक से जाने के बाद वृद्धा रोज तुम्हें याद कर कर रोती थी। उसकी स्वास्थ्य खराब होने लगी थी, जिसके चलते नागराज ने मणि की मदद से उसकी यादों से तुम्हारा नाम तक मिटा दिया। इसलिए उसको नहीं पता कि उसकी कोई बहन भी है। लेकिन जो तुम्हारे साथ 12 वर्ष की आयु में हुआ, वो उसको सपने में भी दिखता था। हमें तो लगा वो उसका वहम है, लेकिन आज पता लगा अपनी बहन से इतना मोह था उसका कि तुम्हारे साथ हो रही गलत घटना उसके सपनों में कैद हो गई। तो पिताजी, वो पृथ्वीलोक क्यों आई और सर्वेश से क्यों मिली? आखिर क्यों? मैं बताती हूँ तुम्हें सब कुछ। नागरानी नंदिनी शिव की भविष्यवाणी से लेकर अब तक का सारा सच शुमोना को बताती है। तो वहीं यज्ञ में बैठी वृंदा सर्वेश को यज्ञ के दौरान राक्षसी मंत्र का उच्चारण करते सुनकर बोलती है, सर्वेश, आखिर तुम राक्षसों के यज्ञ के मंत्र क्यों बोल रहे हो? वृंदा के इतना बोलते ही सर्वेश के अंदर से एक प्रकाश निकलने लगता है और देखते ही देखते वो एक भयंकर राक्षस में तब्दील हो जाता है, जिसको देखकर वृंदा के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है, तुम एक नाग नहीं हो? वृंदा, मैं सर्वेश ही हूँ नागिन वृंदा। हाँ, बस नाग सर्वेश नहीं, राक्षसों का नया राजा शर्वनासुर, जिसने तुम्हें अपने षड्यंत्र में फंसाया है। तुम्हें क्या लगा मैं वो हूँ जिसको शिव ने तुम्हारे लिए चुना? अरे वो सब एक छल था, छल। कोई शिव नहीं थे वो, मेरी ही राक्षसी शक्तियों द्वारा किया गया एक छल था, छल, जिसने तुम्हें और तुम्हारे वो मूर्ख नाग नागिन माँ बाप को फंसा दिया। वृंदा अपने साथ हुए इतने बड़े छल को जानकर क्या करेगी? आखिर क्या होगा वृंदा का अगला कदम? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए नाग कन्या के अंतिम अध्याय पर। अपने साथ हुए छल के बारे में पता लगते ही नागिन वृंदा
उस राक्षस शर्वेश उर्फ शर्वनासुर से कहती है। इतना बड़ा छल! अगर तुम एक राक्षस हो तो तुमने अपने ही राक्षसों को खुद को मारने के लिए क्यों भेजा? उन्होंने तुम पर हमला क्यों किया? इस बार हम राक्षसों ने ऐसा षड्यंत्र बनाया था जिससे चाहकर भी तुम्हें बचने का मौका ना मिले। इसलिए मैंने खुद पर हमले करवाए ताकि तुम्हें लगे कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसे ढूंढने तुम यहाँ आई हो। अरे तुम्हें शक ना हो इसलिए मैंने खुद को इस धरती पर बचपन से डाला। एक राक्षस को इंसान बनाकर उसके घर में पाला। मैं वहीं बड़ा हुआ ताकि मेरे इंसान ना होने पर तुमको बिल्कुल शक ना हो। लेकिन इंसानी रूप में भी मैंने बहुत से ऐसे गुनाह किए हैं जो मुझे राक्षस बनाते हैं। पर अफसोस तुम अपने इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होगे, क्योंकि अब तुम्हारी सच्चाई मुझे पता लग चुकी है और अब मेरा और तुम्हारा विवाह तो नहीं होगा बल्कि मेरे हाथों तुम्हारा वध जरूर होगा। वृंदा के सामने शर्वेश की सच्चाई आ चुकी थी, तो वहीं शुमोना भी अपने माता पिता से सारी सच्चाई जानने के बाद गुस्से में कहती है। तो इसलिए पहले उस राक्षस पर मेरे वार का असर नहीं होता था, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं और मैंने उस पर अब तक जितने वार किए थे इंसानों को मारने वाले थे। लेकिन अब मैं उसको उसके किए की सजा जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले उसके दो साथी उनको मौत के घाट उतारूं। माँ पिताजी आप चिंता मत करो, वृंदा को कुछ नहीं होने दूंगी मैं, और वो राक्षस कभी उसकी चाल में कामयाब नहीं होगा। शुमोना वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी वीर उठ खड़ा होता है और बोलता है। रुक जाइए नागिन नयनतारा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं वृंदा को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम कौन हो? ये वृंदा के बचपन का दोस्त है पुत्री, जो उसको बचाने के लिए नागलोक से उसके पीछे पीछे आया था। इसी ने हमें सर्वेश की सच्चाई बताई थी, तभी जाकर हमें उसकी उस नकली भविष्यवाणी के बारे में पता चला। मैंने आप सबकी सारी बात सुन ली और मुझे लगता है शर्वेश ये बात जान चुका है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है और इसीलिए वो अपने षड्यंत्र को पूरा करने में जी जान से लगा होगा। मैं सर्वशक्तिशाली नागिन हूँ जो उसका विनाश करके रहूंगी। नागराज, अगर शुमोना मेरा मतलब नयनतारा आपकी पहली संतान है तो नागलोक की रानी भी यही बनेगी। इसका मतलब उस शर्वेश राक्षस को ये भी नहीं पता कि वृंदा की कोई बहन है। हाँ, मतलब उनका सारा षड्यंत्र धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि अगर गद्दी का पहला वारिस जीवित हो तो दूसरे अपने आप उस पर बैठने का अधिकार खो देते हैं। लेकिन उसने अगर वृंदा से विवाह कर लिया तो वृंदा की सारी शक्तियाँ चली जाएंगी, क्योंकि वो एक राक्षस से शादी करेगी और वो नागलोक की भावी रानी अब नहीं रही। तो इसलिए सर्वेश को नागलोक की गद्दी नहीं मिलेगी और इसका गुस्सा उतारने के लिए वो वृंदा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी उसका पता लगाना पड़ेगा, पर पहले उन दो गुनहगारों को सजा दे आऊं। शुमोना और वीर दोनों वहाँ से गायब होकर मयंक के घर पहुँचते हैं और छुपकर उनको देखते हैं, जहाँ मयंक कुलदीप के साथ ड्रिंक करते हुए उससे कहता है, भाई ये शर्वेश तो कुछ ज्यादा ही जल्दी मचा रहा है शादी की उस वृंदा से। पहले तो कभी उसने किसी लड़की में इतनी दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। तुझे वो किस्सा याद है ना, जब 15 साल की उम्र में उसने पहला गुनाह किया था, वो भी उस लड़की के साथ जंगल में। अरे अच्छे से याद है। उसके बाद आकर अपने बाप को भी बता दिया कि उसने ऐसा किया है और उसके बाप ने अपने बेटे को बचाने के लिए उस लड़की को मरवा दिया। मयंक के इतना बोलते ही शुमोना अपने 12 वर्ष के रूप में आकर मयंक के पीछे से कहती है, मुझे भी याद है वो रात। ये आवाज सुनकर दोनों पीछे मुड़ते हैं और उसी 12 साल की लड़की को अपने सामने देखकर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? इतने में शुमोना अपने नागिन रूप में आकर आंखों में गुस्सा भर के उनसे कहती है, नागिन हूँ मैं, नागिन। शुमोना, तुम एक नागिन हो? मैं वही 12 साल की बच्ची हूँ जिसके साथ तुम तीनों ने उस रात जुर्म किया था। मैं ही शुमोना बनकर तुम लोगों के बीच रही ताकि तुम्हारे सभी गुनाहों को जानकर उसकी तुम्हें कानूनी सजा दिलवाऊं। लेकिन अब तुम कानून के हाथों नहीं, मेरे हाथों मरोगे। नहीं, हमें माफ कर दो। माफी गलती की होती है, गुनाहों की नहीं। इतना बोलकर शुमोना अपने विशाल पूंछ में दोनों को जकड़कर शरीर का जहर उनके अंदर उतार कर उन्हें मौत के हवाले करती है। दूसरी तरफ सर्वेश के राक्षस रूप का सामना करने वृंदा भी अपने नागिन रूप में आती है और उससे कहती है, नागलोक की होने वाली भावी रानी हूँ मैं, नागिन वृंदा।
तुमको क्या लगता है कि तुम मुझे अपने बस में कर मुझसे विवाह कर लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। इतना बोलकर वृंदा सर्वेश के ऊपर वार करने ही वाली होती है, लेकिन वो वार उस पर ही उल्टा असर करता है और वो खुद घायल होकर जमीन पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर सर्वेश जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे तुम्हें क्या लगा तुम्हारी नागिन की शक्तियाँ यहाँ काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी शक्तियों से बना खंडर है जहाँ तुम कमजोर हो। इसलिए अब चुपचाप मेरे से विवाह करके मुझे नागलोक का राजा और नागमणि का हकदार बना दो। एक तरफ वृंदा सर्वेश के सामने कमजोर पड़ रही थी, तो दूसरी तरफ शुमोना वीर के साथ मिलकर मयंक के घर पर ही जादुई गोले पर वृंदा का पता लगाने की कोशिश करती है, जिसमें उसको एक शहर के कोने पर बसा एक खंडर दिखता है। वो जल्दी से वीर के साथ उस जगह जाती है, तो वहाँ कोई खंडर नहीं होता। ये देखकर शुमोना बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जादुई गोले पर तो दिखाई दिया था, यहाँ एक खंडर है, तो अब वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं उस सर्वेश ने उसे अदृश्य तो नहीं कर दिया? रुको। शुमोना कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उस अदृश्य खंडर का द्वार पता कर लेती है और अपनी शक्तियों से उस द्वार को प्रकट कर वीर के साथ अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक बेहद ही डरावना राक्षस घायल वृंदा को गोद में उठाए अग्नि के फेरे ले रहा है। ये देखकर शुमोना चिल्लाते हुए कहती है, सर्वेश, छोड़ो मेरी बहन को, तुम ये कार्य करके अपनी मौत को दावत दे रहे हो। बहन, तुम यहाँ कैसे आई? एक आम इंसान मेरे इस जादुई खंडर का पता भला कैसे लगा सकता है? यह कोई आम इंसान नहीं है, वृंदा की बड़ी बहन और नागलोक के नागराज विक्रम की पहली पुत्री नागिन नयनतारा है। क्या? ये नहीं हो सकता। नागराज की एक ही पुत्री थी जो इस वक्त मेरी बाहों में है। तुम भूल गए हो, तुम्हें याद दिलाती हूँ। 10 साल पहले जंगल में मिली एक 12 साल की लड़की जिसको तुमने अधमरी हालत में छोड़ा था, वो एक नागिन थी। मैं थी वो नागिन जिसके साथ तुमने दुष्कर्म किया था। तुमसे बदला लेने के लिए मैंने अपना नागलोक हमेशा के लिए छोड़ा, ताकि अपनी सभी शक्तियों को एकत्रित कर तुमसे अपना बदला ले सकूं। इसलिए कहीं भी मेरे होने का उल्लेख नहीं है कि मैं नागलोक की गद्दी की पहली वारिस हूँ। इसका मतलब ये वृंदा मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको इसी अग्नि में भस्म कर देता हूँ। ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, वरना। इतना बोलकर शुमोना अपने नागिन रूप में आकर सर्वेश पर वार करती है, जिससे उसके हाथों से वृंदा नीचे गिरने वाली होती है कि तभी वीर उसे बचाते हुए अपनी बाहों में संभाल कर एक कोने में ले जाकर लिटाते हुए होश में लाने की कोशिश करता है। होश में आने के बाद वृंदा सर्वेश से एक नागिन को लड़ते देखकर बोलती है, ये कौन है और तुम यहाँ कैसे आए वीर? वीर नहीं, तुम्हारा नित्यंत। इतना बोलकर वीर अपने नित्यंत रूप में वृंदा के सामने आकर उसको सारी सच्चाई बताता है, जिस पर वृंदा कहती है, मेरी बहन? इस राक्षस की वजह से मेरी बहन मुझसे 10 साल दूर रही। अब ये देखेगा एक नागिन की शक्ति। अब तक इसके षड्यंत्र के शिकार में हम घूम रहे थे, लेकिन अब ये हमारी ताकत के आगे घुटने टेकेगा। इतना बोलकर नागिन रूप धारण करके वृंदा भी शुमोना के बगल में जाकर सर्वेश को चुनौती देती हुई कहती है, बहुत हुआ तुम्हारा ये षड्यंत्र का खेल। अब हम नागिनों की बारी है। ये 2 नाग कन्याएं करेंगी एक बार फिर इस कहानी का अंत। नागिन की हर कहानी में राक्षसों का अंत हुआ है और नागिनों को विजय मिली है। चलो दीदी, एक बार के साथ ही इन राक्षसों के नए राजा का अंत करें। मैं तैयार हूँ मेरी बहन। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। दोनों बहनें मिलकर अपनी नागिन की संपूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल करके सर्वेश को जलाकर भस्म कर देती है। सर्वेश की मृत्यु के साथ अंत होता है उसके पाताल लोक के सभी राक्षसों का। एक घने जंगल में चुड़ैल और नागिन एक दूसरे के आमने सामने होती है। दोनों आँखों में क्रोध की ज्वाला लिए एक दूसरे को घूरते हुए कहती है, मूर्ख चुड़ैल, तुझे मरकर भी मोह से मुक्ति नहीं मिली। अरे जिसे तू पाना चाहती है वो तेरा है ही नहीं। अरे ओ रेंगने वाली कीड़ी, अपने इस भाषण से मुझे मत पका।
जीते जी उसकी थी, इसीलिए अब मरकर भी उसी की रहूंगी। अपने गोले पर वापस लौट जा, वरना। लगता है तू एक इच्छाधारी नागिन की शक्तियों से परिचित नहीं है। अगर तेरे पास शक्ति है तो मेरे पास भी भूतिया शक्ति है। मुझसे टकराकर तो खुद ही पछताएगी। आखिर एक चुड़ैल और नागिन के बीच ये घमासान क्यों हो रहा है? क्यों वो एक दूसरे को ललकार रही हैं? रुक करते हैं कहानी की शुरुआत की तरफ। शिवाली नागलोक की प्यारी और चुलबुली नागकन्या थी, जिसकी सुंदरता किसी अप्सरा समान थी। शिव की भक्ति में लीन रहने वाली शिवाली अपने नागिन रूप से ज्यादा अपने इच्छाधारी इंसानी रूप को पसंद किया करती थी। हालांकि वो पृथ्वी लोक पर अब तक नहीं गई थी, फिर भी इंसानों का रूप धारण कर वो अत्यंत प्रसन्न रहा करती थी। एक रोज जब वो शिव की प्रतिमा के सामने बैठी प्रार्थना कर रही होती है, तभी उसकी सखी वैशाली वहाँ आती है और शिव प्रतिमा के सामने खड़ी होकर शिवाली को आशीर्वाद देते हुए कहती है, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए बालिका, बस करो, क्यों हमारे ही मंत्रों से हमारे कानों को छलनी कर रही हो? विशाली सपोली, तू भी ना, क्या है, क्यों मेरी प्रार्थना में रुकावट बन रही है? चल जा यहाँ से। सपोली होगी तेरी सास, बस कर, इच्छाधारी तो बन गई, अब क्या अप्सरा बनने की इच्छा है तेरी? जी नहीं, मैं अपने नागिन जीवन से अति प्रसन्न हूँ। जा यहाँ से, क्यों मेरी पूजा में विघ्न डालती है? अब तू तो यहाँ भक्ति सागर में डूबी है, तो ठीक है, मैं ही अकेले पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान करती हूँ। पृथ्वीलोक? तू किस कार्य के लिए जा रही है पृथ्वीलोक? तू जहर पीना। जहर किस सर्प का है, कहाँ से आया, कौन लाया, इससे तुझे क्या लेना देना? तुझे भ्रमण पर चलना है तो बोल। मेंढक से पूछ रही है कि वो बारिश चाहता है या नहीं। चल वैशाली, शीघ्र ही चल। वैशाली से धरती लोक पर जाने की बात सुनकर शिवाली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी दोनों अपने इंसानी रूप में नागलोक से पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं। दोनों अपने आसपास के इंसानों को देखने लगते हैं। तभी शिवाली की नजर सड़क किनारे बेंच पर बैठे एक लड़के पर जाती है, जो हाथ में किसी की फोटो लिए रो रहा होता है। शिवाली वैशाली को वहीं छोड़कर उस लड़के के करीब आती है तो देखती है कि उसके हाथ में किसी लड़की की तस्वीर है। चंचल, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम्हारे कहने पर मैंने नौकरी करना भी मंजूर किया, अपनी माँ से चप्पल भी खाई, और तुम मुझे एक पल में छोड़कर चली गई। अभी मैं किसे बेबी कहूँगा, किसके ताने सुनूंगा? ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये चित्र वाली कन्या इस मनुष्य को दुखी करके कहीं चली गई है, जिसके कारण ये मनुष्य इतना विलाप कर रहा है। मुझसे तो इसका ये दुख देखा ही नहीं जा रहा। शिवाली उसे रोता देखकर उसके पास बैठकर उसके आंसू पोंछने लगती है। दुखी ऋषभ उसका मनमोहक सुंदर रूप देखकर अचंभित हो जाता है। तभी शिवाली कहती है, शांत हो जाओ, एक कन्या के पीछे इतने आंसू क्यों बहा रहे हो? वो कन्या नहीं, मेरी प्रेम कन्या, मेरा मतलब मेरी प्रेमिका है। अर्थात ये अपनी प्रेमिका के लिए रो रहा है। इतना रूपवान मनुष्य इस दुष्ट कन्या के लिए विलाप कर रहा है। नहीं, ये तुम्हारी प्रेमिका हो ही नहीं सकती। भला एक प्रेमिका अपने प्रेमी को इतने आंसू बहाने पर कैसे विवश कर सकती है? बुलाओ इस कन्या को, मैं इससे बात करती हूँ। कहाँ से बुलाऊं? वो स्वर्ग में गई है या नरक में, ये भी तो नहीं पता। क्या? अर्थात तुम्हारी प्रेमिका मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, इसीलिए तुम इतना विलाप कर रहे हो? तो क्या मैं यहाँ आंसू बहाकर भीख मांगने बैठा हूँ, जो तुम मेरे आंसू पोंछने चली आई? जो इंसान अपनी प्रेमिका की मृत्यु हो जाने पर इतना दुखी हो सकता है, वो कितना प्रेम करता होगा उससे। काश ऐसा प्रेमी मेरे जीवन में होता। ऋषभ को अपनी प्रेमिका के लिए दुखी होता देखकर शिवाली उसे दिलासा देने के लिए अपनी बाहों में समेट लेती है। उसको स्पर्श करते ही शिवाली के भीतर एक खूबसूरत एहसास उमड़ उठता है और ऋषभ भी उसकी आंखों में देखते हुए खो सा जाता है। दोनों एक दूसरे में खोए होते हैं। तभी वहाँ ऋषभ का दोस्त आर्यन आ टपकता है और कहता है, साले टर्की, ये बीच सड़क में किस लड़की की बाहों में लिपटा है तू? आर्यन, तू कब आया? अभी जस्ट नाउ साले। ओ संस्कारी सी दिखने वाली मैडम, कौन सी मजबूरी में चिपक रही हो इससे आप?
कैसे विचित्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है ये मनुष्य। ऐसा लग रहा है जैसे मुंह से शब्द नहीं बल्कि कचरा निकल रहा है। ओ ब्यूटी पार्लर सी शक्ल की औरत, कौन सा धार्मिक धारावाहिक देखकर आई है जो इतनी शुद्ध हिंदी फुट रही है मुँह से? और पहले ये तो बताओ, हु आर यू टू चिपकिंग माई दोस्त की बॉडी? टेल ना। अरे ओ दिन में चढ़ा के आया है क्या? वो बेचारी बस मेरे आंसू पोंछ रही थी। ऐसे बाहों में भर के कौन आंसू पोंछता है? साले तुम आंखों से रो रहा था या पूरे शरीर से? ए मनुष्य, अपनी जुबान को लगाम दो, नहीं तो मुझे क्रोध आ जाएगा। ये देखो, क्रोध आ जाएगा? अरे कितना आ जाएगा? 100-200 ग्राम। अरे इससे ज्यादा क्रोध तो मुझे आया अभी जब मैंने तुझे अपने दोस्त से लिपटे हुए देखा। शिवाली गुस्से में आकर अपना नागिन रूप धारण करने ही वाली होती है कि तभी उसकी सहेली वैशाली उसे ढूंढते हुए वहाँ आती है और दोनों वहाँ से पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। दोनों को यूं हवा में गायब होता देखकर जहाँ ऋषभ हैरान हो जाता है तो आर्यन सदमे के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी दोनों नागिन नागलोक लौट आती हैं। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? कहा था ना मैंने, साथ आइयो, पर तू तो पृथ्वीलोक पर पहुंचते ही उड़नछू हो गई। और वो मनुष्य कौन था जिसके साथ तू खड़ी थी? नहीं जानती, लेकिन उस मनुष्य के स्पर्श से मेरे अंदर एक नए एहसास का संचार हुआ है वैशाली। मुझे उससे दोबारा मिलने जाना ही होगा। हाँ चली जाइयो, किंतु आज जो किया वैसा फिर मत करियो, अन्यथा मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। समय बीतता है। कुछ दिनों पर नागिन शिवाली फिर से पृथ्वी लोक पहुंच जाती है और ऋषभ को ढूंढने के लिए उसी सड़क किनारे रखे बेंच पर बैठ जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वो कुछ दूर उसी सड़क पर चलती रहती है। तभी अचानक वो एक लड़के से टकरा जाती है जो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ का दोस्त आर्यन होता है, जो शिवाली को अपने सामने देखकर फिर से बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये मूर्ख मनुष्य यहाँ है तो वो रूपवान मनुष्य भी यही कहीं होगा। उसके इतना बोलते ही सामने से आ रहा ऋषभ उसे दिख जाता है। ऋषभ शिवाली को देखकर चौंक जाता है। तभी देखता है कि आर्यन जमीन पर पड़ा हुआ है। क्या किया तुमने मेरे दोस्त के साथ? मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया। अरे तो इसे ऐसे जमीन पर कौन बिखेर कर चला गया? और तुम तो उस दिन गायब हो गई थी ना, कैसे? और आज? मैं यहाँ तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने ही आई हूँ। इतना कहकर शिवाली उसकी आंखों में देखने लगती है। तभी दोनों की बातें होती हैं और शिवाली उसे एक दिन अचानक गायब होने के बारे में झूठी कहानी बताती है और उससे दोबारा मिलने का वादा करके वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। ऐसे ही वो ऋषभ से मिलने पृथ्वी लोक आती रहती थी। अपने प्यार के छोड़ जाने से दुखी ऋषभ को भी उससे मिलकर अच्छा महसूस होने लगा था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक दिन ऋषभ शिवाली का हाथ पकड़कर उसके करीब आकर बोलता है, शिवाली, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनकर शिवाली उसे लेकर वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों एक घने जंगल में पहुँच जाते हैं। अचानक से जंगल में आने पर ऋषभ हैरान हो जाता है। तभी शिवाली अपने अर्धनागिन अवतार में आ जाती है। आज तुमने खुलकर मुझसे अपने हृदय की सारी बातें कही है, इसीलिए शांत जगह पर तुम्हें लेकर आई हूँ ताकि तुम्हें एक सच्चाई बता सकूं। और सच्चाई ये है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम एक इच्छाधारी नागिन हो? हाँ, और अगर ये सच जानकर तुम अपने कहे हुए शब्दों को वापस ले लोगे तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा। ऐसा नहीं है शिवाली, मुझे तुमसे प्यार है तो तुम्हारी सच्चाई को मानना जरूरी है। उसकी ये बात सुनकर शिवाली अपने अर्धनागिन अवतार से इंसानी रूप में आकर उसके गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। तभी कुछ दूरी पर एक भयानक साया प्रकट होता है जो अपनी डरावनी आवाज में कहता है, जिसके लिए मैं वापस लौटी हूँ वो किसी और की बाहों में लिपटा हुआ है। आखिर ये भयानक साए वाली औरत कौन है और वो किसके लिए वापस लौटी है? क्या वो ऋषभ की बात कर रही है? ये जानेंगे कहानी के अगले भाग में।